हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आज हम केमिस्ट्री में प्लस टू की केमिस्ट्री से सॉल्यूशन स्टेट से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस वीडियो के अंदर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोटिक प्रेशर की जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है वो इक्वल होती है पाई इक्वल टू CRT। ठीक, एक्सप्लेन कर रखा है फर्दर वीडियो में। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। देन न्यूमेरिकल्स और फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। और जो आपकी ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो क्या होती है, कैसी होती है, हाउ यू डिफाइन ऑस्मोसिस, ये हम इस कंप्लीट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप ऑस्मोसिस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से और एंड तक देखिए। आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। अगर आपकी तगड़ी तैयारी होगी तो आप न्यूमेरिकल भी काफी आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। देखिए, हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आज हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशन स्टेट प्लस टू की केमिस्ट्री से सॉल्यूशन स्टेट की फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? क्या ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है? देखिए, सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लिखते हैं पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे लिखेंगे आप? पाई से। और इसकी वैल्यू होती है, मैथमेटिकल वैल्यू बता रहा हूं आपको, CRT। अगर आपको कहीं पे ऑस्मोटिक प्रेशर दिख जाए तो आप तुरंत क्या करेंगे, एक इक्वेशन अपने माइंड में देखेंगे, क्या? CRT। क्या है भाई ये CRT और क्या है ये पाई? पाई तो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है अभी पता करेंगे। जहां पे C क्या है? C है भाई आपकी मोलैरिटी, M से भी लिख सकते हैं। R है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। अब जैसे ही आप एक सोलवेंट में, देखिए भाई आपके पास एक सोलवेंट है, ये ले लिया मैंने सोलवेंट, ठीक है। आपने क्या किया, इसके अंदर सोल्यूट डाल दिया, ये डाल दिया सोल्यूट। ओहो, ज्यादा ही सोल्यूट डाल दिया मैंने, ये डाल दिया सोल्यूट, तो ये क्या बन जाएगा आपका? सॉल्यूशन। ठीक है, और ये मैंने इसको एक मेम्ब्रेन से कवर कर दिया। ये क्यों किया? जैसे ही आप सोलवेंट के अंदर क्या डाल देते हो? सोल्यूट, ये बन जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसी एक खास बात बताइए, आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो सेल होती है उसके अंदर क्या होता है? सोलवेंट और सोल्यूट, दो ही कंपोनेंट होते हैं। सोल्यूट बहुत सारे प्रकार के होते हैं हमारी सेल्स के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे। देखिए, ये जो मोलैरिटी है ये क्या होती है? हमें पता है मोलैरिटी होती है क्या भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखिए, व्हाट इज R? R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है R की? अलग अलग यूनिट्स लेंगे तो R की वैल्यू भी अलग अलग होती है। सबसे कॉमन वैल्यू की बात करते हैं, 0.0821 लीटर एटीएम यूनिट होगी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगर ये यूनिट ले रखी है आपने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, कांस्टेंट है, तो वैल्यू क्या लेंगे आप? 0.0821। ठीक है, वहीं पे यही वैल्यू आपकी 0.083 होती है अगर आप एटीएम की जगह प्रेशर की यूनिट ले लें बार, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब देखिए प्रेशर टर्म तो समझते हैं। देखिए, आपका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? फोर्स अपन में एरिया, प्रेशर होता है। अब प्रेशर आपका कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, पर ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या? जैसे ही टर्म जुड़ती है ना इसके साथ ऑस्मोसिस, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाता है। अब पहले हम ये पता कर ले कि ऑस्मोसिस क्या होता है जिसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर मार्केट में है। देखिए भाई, ऑस्मोसिस क्या है? सबसे पहले आपने एक सॉल्यूशन ले लिया,
ये एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के बाहर ये जो कवरिंग है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कवरिंग है। जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल होती है, ठीक है। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देखिए जो हमारी स्किन है इसके नीचे की जो लेयर होती है ना, जस्ट स्किन के नीचे की लेयर, ठीक है, डर्मिस में आती है जब बात, वो क्या होती है आपकी सेमी परमिएबल। ऐसे जो आपके एनिमल ब्लैडर होते हैं वो क्या होते हैं, सेमी परमिएबल होते हैं, ठीक है। ये थी आपकी नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मैंने एक सॉल्यूशन को ले रखा है किसके अंदर भाई, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर, एसपीएम के अंदर, ठीक है। अब बोले इसके बाहर मैंने क्या डाल दिया, एक और लिक्विड डाल दिया, सोलवेंट डाल दिया भाई। अब सोलवेंट की एक प्रॉपर्टी होती है या किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो हमेशा अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। और जनरली आपका सोलवेंट क्या होता है, वाटर। देख लीजिए आपने एक गिलास में वाटर लिया और आप इसको क्या करें, डोल दें, नीचे गिरा दीजिए, ऐसे गिलास लिया आपने फेंक दिया, तो आप देखेंगे जो पानी होगा अपनी हाई कंसंट्रेशन, जहां ज्यादा मात्रा है वहां से कम मात्रा की तरफ फ्लो करेगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। इसे कहते हैं क्या भाई, डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जब आपका कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, यानी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, इसे कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। और जब यही प्रोसेस आपकी एक पार्टिकुलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो, और वो भी कैसी मेम्ब्रेन भाई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तब जो सब्सटेंस की मूवमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, ओस्मोसिस। अब सुनिए भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की क्या खूबी होती है, ये वो मेम्ब्रेन होती है जो सोलवेंट को तो पास होने देगी, सोलवेंट इसके अंदर से आसानी से मूव कर जाएगा, पर जो सोल्यूट है उसको पास नहीं होने देगी। कौन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन आपकी, जिसके एग्जांपल है हमारे पास सेलोफेन मेम्ब्रेन, पर्चमेंट मेम्ब्रेन जो सिंथेटिक होती है, सेलुलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन, ठीक है, वो क्या होती है भाई, सिंथेटिक मेम्ब्रेन है। और जो आपकी नेचुरल मेम्ब्रेन होती है जो एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, आप समझ सकते हैं कि स्किन का नाम बोल देना, समझ जाइए क्या, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होती है, जो सोलवेंट को तो पास होने दे, सोल्यूट को पास न होने दे, ठीक है। अब देखिए ये एक सॉल्यूशन और इसके बाहर क्या भाई, एक ले लिया हमने सोलवेंट, ठीक है। क्या होगा, ये जो सोलवेंट है ये इस मेम्ब्रेन के अंदर से पास कर सकता है, बिल्कुल। और कहां से कहां पास करेगा, यहां पे सोलवेंट क्या है, कम है, लेस अमाउंट ऑफ सोलवेंट, किसकी अपेक्षा, सोलवेंट की लेस अमाउंट है यहां पे, किसके कंपैरिजन में, इस वाले सोलवेंट के कंपैरिजन में। मतलब क्या है, यहां पे ज्यादा पानी है, किसकी अपेक्षा भाई, इस सेल के अंदर जो वाटर है। तो बताइए वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, बताइए, बाहर से अंदर की तरफ, यहां से। जैसे ही वाटर फ्लो कर जाए इसके अंदर, तो क्या ये सेल अपना वॉल्यूम बढ़ा लेगी, बिल्कुल, ठीक है। अगर आपका सोलवेंट एंटर कर गया इस सेल के अंदर तो सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। क्या हुआ, मतलब पहली बात, ये जो घटना हो रही है जिसमें सोलवेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से, अपनी हाई मात्रा से, अपनी ज्यादा वैल्यू से कहां जा रहा है, कम वैल्यू की तरफ, अक्रॉस ए मेम्ब्रेन जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, ओस्मोसिस। जो वाटर की मूवमेंट हो रही है वाटर की हाई कंसंट्रेशन से वाटर की लो कंसंट्रेशन की तरफ, देन दिस इज नोन एज व्हाट, ओस्मोसिस। तो बताइए यहां पे कौन सी प्रोसेस होगी भाई, ओस्मोसिस। ये अंदर वाटर का जाना ही क्या कहलाता है, ओस्मोसिस, ठीक है, मान लिया, ओके। बोला इसके कारण क्या होगा, अगर ये सेल होगी, वाटर अंदर आ गया तो स्वेल कर जाएगी, जैसे आपको मच्छर खा जाते हैं, देखा होगा यहाँ पे दाफड़ बन जाता है, सूज जाता है ना, स्वेलिंग आ जाती है। आप क्या चाहेंगे, स्वेलिंग आई आपकी, तो स्वेलिंग क्या एक प्रकार की डिफॉर्मिटी है, नहीं चाहते हैं। तो इस डिफॉर्मिटी को रोकने के लिए क्या करें आप, बोले ओस्मोसिस होने ना दीजिए, बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोले इस सोलवेंट की मूवमेंट को रोक दीजिए,
कि ये यहां से यहां न जा पाए, तो क्या करें? मान लीजिए मैं आपको सेल बाहर निकल के दे देता और क्या देता भाई, इसमें देखो वाटर में रख दी साथ में, बोले इसमें से इसके अंदर सेल के अंदर बाहर से सेल को हमने सोलवेंट एक बीकर में डाल दिया जिसके अंदर वाटर है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से वाटर कहां जा रहा है, इस सेल के अंदर। सेल क्या कर रही है, स्वेल कर। मैं चाहता हूं क्या कि आप इस पानी को अंदर ना आने दीजिए, क्या करें, मतलब इस सेल को मैंने क्या किया भाई, आपको यहां से स्पेशली यहां एक आपको पिस्टन लगा के दे दिया जिससे आप क्या लगा सकते हैं, बाहर से फूंक मार सकते हैं, प्रेशर लगा सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको पहले से बना के दी थी, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, सर पानी आ रहा है, टक 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 अंदर जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रेशर लगा के देखेंगे, यहाँ पे धीमे धीमे प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, तो आप देख रहे हो कि अब यहां पानी का जाना क्या हो रहा है, अभी कम हो रहा है, पानी कम पानी जा रहा है धीमे धीमे। देखिए एरो के हिसाब से बता रहे हैं, छोटी एरो बना रहे हैं इसके लिए। अगर पानी कम जाएगा, कब जाएगा कम, जब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रेशर, ठीक है। आप थोड़ा और प्रेशर बढ़ाया आपने, देखा कि पानी और कम जा रहा है, धीमे धीमे क्या हुआ, आपको ये लगा अब ये जो पानी है यहां ना क्या कर देता है, बंद कर देता है। जो वाटर की मूवमेंट है ऐसी हो जाती कि अब ना तो पानी आ ही नहीं रहा है, पानी रुक गया है आना, क्यों भाई, कैसे तो चला, बोले इसका वॉल्यूम देख लिया हमने, जैसा वॉल्यूम इसका पहले था, इसके स्वेल होने से पहले, वाटर की एंट्री करने से पहले था, वही वॉल्यूम अब आ गया। उस टाइम का ये जो प्रेशर है, क्या किया जिसने, इस ऑस्मोसिस को रोक दिया। अब इस ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है सॉल्वेंट की मूवमेंट की अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस प्रेशर के कारण रुक चुकी है दोस्तों। इसे ही क्या कहते हैं हम, अब ये जो प्रेशर है जिसने क्या कर दिया, ऑस्मोसिस को क्या कर दिया भाई, रोक दिया, रोक दे मित्र, रोक दिया भाई। अब रोक दिया तो क्या होगा, जो ये प्रेशर लगाएंगे हम, इसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस को रोकने वाला प्रेशर, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या बात है सर, तो ये आपका जो प्रेशर यहाँ पे लगा रहे हो आप, दिस प्रेशर इज नोन एज व्हाट, बाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है सर, आपने एक्सपेरिमेंटली हमें बता दिया, ये प्रेशर रोक दिया, और इस प्रेशर को फर्दर मेजर कर लेंगे, कितना लगा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर या मैनोमीटर की सहायता से हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, कितना लगाएंगे। एक्सपेरिमेंटली विद आवर इंस्ट्रूमेंट्स वी कैन मेजर दिस, हेंस दिस पाई इज व्हाट, प्रैक्टिकल वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ही रहे हैं कि आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ये बात मैं पहले बता देता हूं आपको। क्यों भाई, ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है सॉल्यूशन की, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है आपका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज पाई। और ये आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कितने जोर से आप मान लो धीमे धीमे प्रेशर डालो, फूंक की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जा रही होगी, जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हो ना, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ, यहाँ पे आपने प्रेशर लगाया तो यहां से क्या आना बंद कर गया, वाटर आना बंद कर, ठीक है। देखिए गौर से भाई क्या बात है, मतलब अब ये जो वाटर की मूवमेंट हो रही है एक्चुअल में क्या हो रखी है, स्टॉप। पर ध्यान दीजिए क्या होता है, जो आपकी ऑस्मोसिस है यहाँ पे डायनेमिक प्रोसेस होती है। क्या होती है, डायनेमिक। क्या हो रहा है इस कंडीशन पे, जब आपने ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया है, वो कंडीशन जब ऑस्मोसिस रुक गई, उस टाइम पे क्या होता है एक्चुअल में, इस सेल में जितना पानी एंटर कर रहा होता है ना, उतना ही पानी सेल से क्या आ रहा होता है, बाहर आ रहा होता है, इक्वल मात्रा। क्लियर है क्या, तो आपको पता नहीं चलता कि पानी अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा। एक्चुअल में ऑस्मोसिस तो हो रही है, पर इक्वल हो रही है बोथ डायरेक्शंस में। और सेलुलर जो फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनके अंदर यही घटना होती रहती है, सोलवेंट का जाना, सोलवेंट का आना। क्लियर है, देखिए इसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। अब हाई कंसंट्रेशन से आपका सोलवेंट काम मूव करेगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट। ये भी ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, तो ये भी समझते हैं आगे फर्दर, इसी को थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। क्या घटना घटित हुई है, जो वाटर है अपनी हाई कंसंट्रेशन टू जा रहा है कहां, लो कंसंट्रेशन ऑफ
या जहां पानी ज्यादा है वहां पानी कहां जा रहा है, कम पानी की ओर। पहली बात ये। पर आप सॉल्यूशन में इसी ऑस्मोसिस, कौन सी घटना हो गई, ऑस्मोसिस हो गई। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको ऑस्मोसिस किस बेस पे समझनी है, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेटिव वैल्यू बताऊंगा कैसे आएगी। ठीक है, देखिए भाई, आपका जो सोल्यूट है, अगर इसकी बात करें तो क्या कहानी घटित हो रही है अकॉर्डिंग टू सोल्यूट, क्या हो रहा है सोल्यूट के हिसाब से। यहां पे सोल्यूट क्या है, ज्यादा, देख लीजिए यहां पे सोल्यूट क्या है, ज्यादा, और बाहर सोल्यूट क्या है, कम। बाहर सोल्यूट क्या है, कम। इसका मतलब बताइए क्या है, जो आपका सोल्यूट है अगर इसके हिसाब से हम बताएं, और सुनिए भी ध्यान से, जो हम टर्म कंसंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं ना, ये स्पेशली सॉल्यूशन के सोल्यूट के लिए ही करते हैं। ठीक है, अब आप डेफिनेटली बड़े अच्छे से क्लियर कट बताएंगे ऑस्मोसिस इन सॉल्यूशन कैसे। देखिए भाई, अगर ऑस्मोसिस हो रही थी कहां से हो रही थी, जहां से कम सोल्यूट से कहां, ज्यादा सोल्यूट की तरफ। और इसको हम टेक्निकली कैसे बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू सोल्यूट के हिसाब से जब आप ऑस्मोसिस बताते हो, इस सॉल्यूशन यूनिट में आपको ऑस्मोसिस इसी बेस पे डिफाइन करनी है प्रैक्टिकली और अपनी समझदारी के हिसाब से। अगर आपके अंदर यू हैव द नॉलेज देन यू कैन एक्सप्लेन दिस आल्सो, कि क्या मतलब है इस बात का जो मैंने बोली है कि वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहां जा रहा है, वाटर अपने लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। स्पेशली टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं साथ में वाटर को यूज कर रहा हूं। अब सुनिए, आप ऑस्मोसिस कैसे डिफाइन करेंगे, जब ये वाटर जा रहा था उसको सोल्यूट की टर्म में देखिए। ठीक है, कैसे भाई, ये जो सोल्यूट है यहां पे क्या था, कम, और यहां पे क्या है, ज्यादा। जहां सोल्यूट कम होगा वहां की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम, और जहां सोल्यूट ज्यादा हुआ वहां की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब ऑस्मोसिस कहां से कहां हो रही है बताइए, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब टर्म देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, स्पेशली लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या जहां पे सोल्यूट कम है, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म अगर सॉल्यूशन में किसके लिए इस्तेमाल होती है, सोल्यूट के लिए। कहां हो रही है भाई, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। This phenomena is known as osmosis. When water move from low concentration to high concentration of solution, then the process is known as what? Osmosis. तब उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, osmosis. सुनिए, अगर भाई यहां पे सोल्यूट कम है, इसका मतलब सोलवेंट क्या है, ज्यादा। यहां सोल्यूट ज्यादा है, इसका मतलब सोलवेंट क्या है, कम। तो नेट देखें तो क्या हो रहा है आपका, ज्यादा सोलवेंट कम सोलवेंट की तरफ जा रहा है, कम सोल्यूट से सोलवेंट ज्यादा सोल्यूट की तरफ जा रहा है। बोलने का तरीका, समझने की अंडरस्टैंडिंग देखिए क्या। और खास बात, जो डिफ्यूजन होता है ना, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, और हमें पता है अभी देखिए यहाँ पे कोई भी चीज अपनी हाई से लो की तरफ जाएगी, अपनी हाई कंसंट्रेशन। अगर आप बोलते सोलवेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से सोलवेंट अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, यही क्या है, ओस्मोसिस। यहां से बोलते हैं सोल्यूट कम कंसंट्रेशन, जहां सोल्यूट की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है वहां से सोलवेंट जा रहा है जहां सोल्यूट की कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। दैट इज नोन एज ओस्मोसिस। ठीक, इसका मतलब क्या है, देखिए भी, अगर सोल्यूट कम है और यहां पे सोल्यूट क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब वाटर यहां से यहां मूव कर रहा है, क्योंकि यह वाटर क्या हो गया, ज्यादा। अब इस वाटर की मूवमेंट जो कम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ हो रही है, क्या कहलाती है, ओस्मोसिस। इसको रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करेंगे इसे क्या कहेंगे, ओस्मोटिक प्रेशर। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी आप इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, देखते हैं फर्दर देखिए भाई, ये जो आपका ओस्मोटिक प्रेशर है, हमने अभी देखा कि आपके पास मैंने एक सेल ले ली, इसके अंदर सॉल्यूशन है, और इसके बाहर देखिए मैंने इसको एक वेसल में ले लिया सेल को, और इस सेल को मैंने एक फर्दर दूसरे सॉल्यूशन में डाल दिया।
अनदर सॉल्यूशन, ठीक है। और आपको बता दिया इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, कम। कंसंट्रेशन क्या है भाई, लेस। इसको मैंने बोल दिया बी, इसको सॉल्यूशन बोल दिया ए, ये आपका ए। और ए की जो कंसंट्रेशन है ये क्या है, ज्यादा। बी की कंसंट्रेशन क्या है, लेस। आपको बताना है ऑस्मोसिस कहां से कहां होगी, बताइए। आपके सामने क्या क्वेश्चन है, एक सेल दे रखी है, उसके अंदर सॉल्यूशन है, इसके बाहर भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। जो बाहर वाला सॉल्यूशन है इसी कंसंट्रेशन क्या है, जो अंदर वाला सॉल्यूशन है सेल के अंदर इसी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है की। और बी की कंसंट्रेशन क्या है, कम। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन बतानी है, ये कंसंट्रेशन बता रहे हो, इसका मतलब क्या है भाई, सोल्यूट की कंसंट्रेशन। देखिए इसका मतलब यहां पे सोल्यूट क्या है, ज्यादा है, सोलवेंट क्या है भाई यहां पे, कम। ये कम ज्यादा कैसे बता दिया आपने, हमेशा बताते हैं दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, कंपैरिजन है ना, कम से कम दो सब्सटेंस तो चाहिए, दो सॉल्यूशन तो चाहिए अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो। देखिए तो आप कहेंगे जो सॉल्वेंट है यहां पे कम है, किस सॉल्वेंट की कंपैरिजन में, इस सॉल्यूशन के सॉल्वेंट की कंपैरिजन। यहां पे सॉल्वेंट क्या है भाई, ज्यादा है, और यहां पे सॉल्वेंट क्या है, कम। तो बताइए, और ये क्या आपकी सेल की क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये एसपीएम। बोलिए वाटर की मूवमेंट कहां से कहां होगी, ऑस्मोसिस कहां से कहां होगी, बी से ए, ठीक है। और ये बताइए अगर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ए ज्यादा है, किसकी सॉल्यूशन, किसी कंसंट्रेशन से भाई, इसकी कंसंट्रेशन से, कब तक ऑस्मोसिस होती रहेगी, ये ऑस्मोसिस होगी कब तक, जब तक इन दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, तब तक ऑस्मोसिस होती रहेगी। तो यहां सॉल्वेंट से सोल्यूट के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन के अंदर कब तक वाटर जाता रहेगा, जब तक ये वाटर की कंसंट्रेशन दोनों में, सोल्यूट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। यहां जो सॉल्वेंट का पोटेंशियल है, यहां जो सॉल्वेंट का पोटेंशियल है, दोनों सॉल्वेंट की पावर इक्वल नहीं हो जाती है, तब तक क्या होती रहेगी भाई, ऑस्मोसिस। ये भी ध्यान दीजिएगा, कब तक ऑस्मोसिस होती रहेगी, जब तक दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाती, इक्वल। मैं ये नहीं बोल रहा दोनों के अंदर सोल्यूट की मात्रा इक्वल नहीं हो जाती, सोल्वेंट की मात्रा इक्वल नहीं हो जाती, ये बात नहीं है। ध्यान से समझिए क्या हो रहा है, दोनों के अंदर कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती जब तक, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों पे, ठीक है। तो आपकी सोलवेंट और सोल्यूट इन दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जब तक इक्वल नहीं हो जाएगी तब तक क्या होती रहेगी, ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले किस कंडीशन में ऑस्मोसिस ज्यादा होगी, जब आपकी एक सॉल्यूशन की दूसरे सॉल्यूशन की कंपैरिजन में कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा। मान लीजिए ए की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और बी की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम। तो जब तक ये दोनों इक्वल हो जाएगी उतनी समय तक क्या होगी, आपकी ऑस्मोसिस होती रहेगी, ठीक है। यानी कि क्या ये ऑस्मोसिस इन सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड कर रही है क्या, हाँ, क्योंकि यहां पे सोल्यूट बहुत ज्यादा है और ये सोल्यूट जब तक इतना ना हो जाए कंसंट्रेशन के हिसाब से इसकी कंसंट्रेशन इक्वल, तब तक क्या होती रहेगी आपकी ऑस्मोसिस, ठीक है। यानी अगर सोल्यूट ज्यादा हुआ तो ऑस्मोसिस भी क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब अगर अब आपको इसको रोकना है तो आपको प्रेशर भी क्या लगाना पड़ेगा भाई, ज्यादा। प्रेशर भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। एक पिस्टन ले लिया, ओपन कर दिया, क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर। प्रेशर भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्मोसिस क्या हो रही है, ज्यादा स्ट्रांगली हो रही है।
और जब आप इतना प्रेशर लगा दें कि अब ऑस्मोसिस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, इसे क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। अब एक खास टर्म्स को समझिए, आगे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, टू स्टॉप ऑस्मोसिस अप्लाइड प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। ठीक है, अब सुनिए भी पहले, अगर एक सॉल्यूशन, जैसे यहां पे ए कंसंट्रेशन, ए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है किससे, बी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की कंपैरिजन में हमेशा कंपैरेटिव बताएंगे आप। तो बताइए, जो आपका ए सॉल्यूशन है इसे हम कहते हैं क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। किसकी कंपैरिजन में, बी की कंपैरिजन। यानी कि ए सॉल्यूशन जो है इसकी जो कंसंट्रेशन है ज्यादा है किसकी कंपैरिजन में, बी सॉल्यूशन की कंपैरिजन में। तो हम कहते हैं ये जो ए वाला सॉल्यूशन है ये क्या है, हाइपरटोनिक देन बी। ओके, क्या बी की कंसंट्रेशन ए की कंपैरिजन में कम है, यस सर। इसका मतलब ये जो बी है ये क्या होगा आपका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसे क्या कहेंगे भैया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी दैट इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसकी ज्यादा होगी दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये ए और ये क्या भाई, बी। देखिए मैं कंपैरेटिव खास बात बताऊंगा आपको भी, देखिए क्या है इसका मतलब, ये बताइए मुझे जल्दी से, ऑस्मोसिस कहां से कहां हो रही है, बी से ए हो रही है सर। ठीक है, तो क्या आप ऐसे बोल सकते हो क्या, ऑस्मोसिस इज टेकिंग फ्रॉम डायरेक्शन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल कह सकते हो आप। ओके, अगली बात, क्या इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट कम है इसके कंपैरिजन में, यस। अरे इसी बेस पे तो बताया है, जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम वो क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर, इसका मतलब यहां पे सोल्यूट क्या है भाई, लेस, यहां पे सोल्यूट क्या है, ज्यादा है। अगली बात, इसी वाला कंपैरिजन, यहां पे सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है, यहां पे सॉल्वेंट क्या है, कम है। कंपैरेटिव कम है, समझ आ रहा है। ओके, तो ऑस्मोसिस को डिफाइन करने के तरीके देखिए भी क्या बता सकते हो। ऑस्मोसिस कहां से कहां होती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्या बात है, ठीक है। तो सुनिए, ये आपकी सेल, आपने इसको कौन से सॉल्यूशन में लगा रखा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस का हो गया अंदर की तरफ, यानी सॉल्वेंट कहां आएगा, अंदर। तो ये आपकी सेल क्या कर जाएगी भाई, स्वेल कर जाएगी। क्या कर जाएगी, सेल स्वेल कर जाएगी, सूज जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये स्वेल ना हो इसलिए हमें क्या स्टडी करनी पड़ती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तभी तो मार्केट में है, प्रेशर लगाइए ताकि इसमें सूजन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल कीजिए, फिर ड्रिप वगैरह लगाते हैं, इंजेक्शन वगैरह देते हैं। जो सेल बॉडी फ्लूइड्स हमारे कंसंट्रेशन में चेंज होते हैं ना, तभी हमें डिजीज होती है, ये भी ध्यान रखिए। देखिए भाई फर्दर, अब सेल क्या कर जाएगी भाई, अगर बाहर क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, स्वेल कर जाएगी। ठीक है, और ऑस्मोसिस कब तक होती रहेगी, जब तक दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल न हो जाए, या दोनों के अंदर ऑस्मोसिस इक्वल डायरेक्शन में होनी शुरू न हो जाए। अब ये देखिए, आपने इस तरफ ऑस्मोसिस को रोक दिया, ठीक है, आपने क्या लगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर, उस टाइम पे क्या घटना घटित हो रही थी, आपकी ऑस्मोसिस दोनों डायरेक्शन में हो रही थी ऑस्मोटिक प्रेशर पे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। एट ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाता है, ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाती है, नेट ऑस्मोसिस, नेट फ्लो रुक जाता है, मतलब जितना वाटर इस तरफ जाएगा उतना ही वाटर इस तरफ जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर आप यहां का है, इस क्या हुआ, सेल का हुआ, क्या उतना ही यहां बाहर हो चुका है। फिर सुनिए, अब आप यहां पे प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है,
यहां से प्रेशर लग रहा है ऐसे, क्या ये प्रेशर लग रहा है ये, और यहां पे इसकी तरफ प्रेशर लग रहा है, क्या दोनों इक्वल है? यस, हमें पता है अगर आपने क्लोज वेसल दे रखा है तो प्रेशर इक्वली फैलता है उल्टा डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। ठीक है भाई, तो इसका मतलब इस तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर और सेम टू सेम इस तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाते हैं? इक्वल। उस टाइम पे आपकी ऑस्मोसिस क्या हो जाती है? स्टॉप। एट दिस टाइम, एट ऑस्मोसिस स्टॉपेज, ऑस्मोटिक प्रेशर पे जो दोनों सॉल्यूशन है इनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है? इक्वल है, वो इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। और जब आपके दो सॉल्यूशन इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर रखते हैं, यानी ऑस्मोसिस में दोनों डायरेक्शन पे हो रही है, उसी टाइम पे जो आपका सॉल्यूशन होता है क्या कहलाता है भाई? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं सॉल्यूशन को हम? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर या जिस सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक कब कहलाएंगे? दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इक्वल। दिस सॉल्यूशन आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, मैं कहता हूं एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, दूसरा कितना है? पाई 2, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। और यहीं से हम न्यूमेरिकल निकालते हैं। कैसे? पाई 1 है तो भाई C1 इनटू R यूनिवर्सल कांस्टेंट है, T1 टेंपरेचर हो सकता है, इज इक्वल टू क्या? C2 R T2। उसी टाइम पे चीजें बराबर हो जाए। मैं कह दूं दो सॉल्यूशन आपके अलग अलग टेंपरेचर पे है, दोनों की अलग अलग कंसंट्रेशन है, और जब उनके अंदर ऑस्मोसिस होनी बंद हो जाती है तब आप बताइए ये C2 कंसंट्रेशन कितनी होगी? आपको C1 T1 और T2 क्या होगा गिवन, तुरंत दोनों इक्वल रखिएगा। R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल। C1 T1 इज इक्वल टू C2 T2। या आप यहीं से क्या समझ सकते हैं भाई? C1 बाई T2 इक्वल टू C2 बाई T1। समझ रहे हो? यानी कि Ct क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट, जहां पे C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और T क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा जब आप न्यूमेरिकली अप्रोच करेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है। और ध्यान दीजिए अब आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्लियर है, और वैसे अगर आप इसको जूल के टर्म में लेते हैं तो कितनी होती है वैल्यू? पता तो होनी चाहिए आपको, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यूनिट भी ध्यान रखिएगा, ये भी याद रखिए वैल्यू, ये भी याद रखिए। और जनरली आपका ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में हो तो आप यही इस टर्म इस्तेमाल करते हैं, आर की वैल्यू ये इस्तेमाल होती है अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन। जो आपका क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसके बेस पे देख लीजिए एटीएम में पूछ रहे हैं, प्रेशर अगर एटीएम में दे रखा है ये वैल्यू इस्तेमाल करना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो आप ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, चलिए भाई अब हम देखते हैं क्या ये जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है किसके इक्वल हो गया? CRT। C जहां पे क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, अगर यहां सोल्यूट क्या है? ज्यादा है, और यहां सोल्यूट क्या है? कम, और आप क्या कर रहे हो? ऑस्मोसिस हो रही है, यानी यार जब तक जितना ज्यादा क्या होगा सोल्यूट, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा। यानी कि सोल्यूट बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? और यही ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है आपकी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी किस पे डिपेंड करता है भाई? नंबर ऑफ मोल्स पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे सोल्यूट के बढ़ेंगे आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए बायो में एक टर्म और इस्तेमाल होती है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, बायोलॉजी के अंदर, तो वहां पे भी इसका खास सिग्निफिकेंस है, वो बायो में पढ़ाएंगे। देखिए भाई तो पाई किससे इक्वल हो गया भाई? सी को क्या लिख सकता हूं मैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डॉट आर इनटू में टेंपरेचर बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। ठीक है, यहां से देखिए क्या बात है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? पाई v इज इक्वल टू n सोल्यूट इनटू में RT। कुछ याद आ रहा है क्या फिजिक्स से? क्या याद आ रहा है? मतलब जो आपका पाई है क्या है? पाई इंटू वी। मुझे ये रिलेशन आ रहा है सर याद? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ओ।
ये क्या है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। ओहो और पाई भी ऑस्मोटिक प्रेशर वाली इक्वेशन ही तो आइडियल गैस इक्वेशन से मिलती जुलती हो रही है। यस डेफिनेटली, पर यहाँ पे जो पाई है ये ध्यान रखिए क्या है भाई, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है। पाई क्या है भाई आपका सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन सुनिए जब और देखिए गैस क्या होती है, गैस के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, नाइदर डेफिनेट शेप रखती है नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम, और इनके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के अंदर वो क्या होते हैं दूर दूर, अट्रैक्शन कम होता है। ठीक ऐसे ही जो आपकी ये जो पाई v इज इक्वल टू nRT है, ये आपकी आइडियल गैस की तरह व्यवहार करेगी इक्वेशन। कब? जब आपका सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा भाई, डाइल्यूट होगा, यानी कि सॉल्यूटरी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। जब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट, तो ये आपका एक्चुअल में इक्विवेलेंट हो जाता है किसके भाई, आइडियल गैस के। सुनिए सुनिए क्या बात है, गौर से सुनिए। आपके गैसेस के आइडियल गैस इक्वेशन में हम कुछ लॉज पढ़ते हैं ना, क्या, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ। ठीक है, ऐसे ही फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये बात बताई थी वेन टॉफ ने, और इस इक्वेशन को बोला वेन टॉफ इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन है और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या है भाई, वेन टॉफ इक्वेशन। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन पाई v is equal to NBRT is known as what, Van Hoff इक्वेशन। इसे हम क्या कहते हैं भाई, Van Hoff इक्वेशन। और खास बात ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लगाते हैं, किसके लिए अप्लाई होगी, डाइल्यूट सॉल्यूशन के। ठीक है, जहां आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। समझने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ऐसे ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वेन टॉफ इक्वेशन भी होती है, इसे वेन टॉफ इक्वेशन कहते हैं भाई। ठीक है, अब सुनिए आगे दोनों की कंपैरिजन करते हैं कैसे। और सुनिए जैसे हम पढ़ रहे हैं, वीडियो आगे बढ़ती जा रही है, आप लोग ना इंडिविजुअली लिखना, ये चीजें बीच में मर्जिंग हो रही है ना, इस चीज को बड़ी केयरफुली अटेम्प्ट करना, आपको कंसेप्ट समझना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जैसे ये घिच पिच हो गया, अभी जस्ट इसको आगे थोड़ी और वीडियो आगे प्रोसीड कर रही है, लास्ट में बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको, शानदार मूवमेंट, शानदार वे से लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, अभी आपको समझाने के लिए, और जैसे समझ रहे हो ना, इसको हर स्टेप को धीमे धीमे लिखना अपनी नोटबुक में। ओके, देखिए भी, अब सुनिए, हमें पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दिस इज नोन एज व्हाट, बॉयल्स लॉ। आइडियल गैस के लिए से क्या कहते हैं भाई, बॉयल्स लॉ। ऐसे ही सेम टू सेम अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या हुआ, और बॉयल्स लॉ की खास बात क्या, टेम्परेचर क्या मिलेगा, कांस्टेंट, और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या आएंगे, फिक्स। आर तो क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो प्रेशर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हो ना। अब ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, तो पी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। पीवी इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी पी किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए बाई में वी। कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, डायरेक्टली। ऐसे ही अगर ये चीजें डायरेक्ट सॉल्यूशन में कांस्टेंट है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वॉल्यूम के, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज व्हाट, दोनों को जोड़ दीजिए, बॉयल्स वेन टॉफ लॉ। इसे क्या कहते हैं भाई, दिस इज व्हाट, बॉयल्स वेन टॉफ लॉ। ठीक है, ऐसे आपने अगर पढ़ा होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर आपका क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, और आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसे क्या कहते हैं, गै-लुसाक्स लॉ। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या आपका, गै-लुसाक्स लॉ। ऐसे ही अगर ये चीजें कांस्टेंट रहेगी, ये तीनों क्या होंगे, कांस्टेंट, तो पाई किसके डायरेक्शन हो जाएगा, टेम्परेचर की, डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए। दिस इज नोन एज व्हाट, Van Hoff, Van Not Hoff, बैक आएंगे, सुनिए, गै-लुसाक वेन टॉफ लॉ, क्या कहेंगे इसको, गै-लुसाक वेन टॉफ लॉ। गै-लुसाक के साथ क्या जोड़ दीजिएगा, वेन टॉफ, बन गया। और जैसे हमने ओवरऑल आइडियल गैस इक्वेशन बनाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इन्हीं को मिलाएंगे जब बन जाएगी।
क्या? और एक और खास बात यहाँ पे देखिए भाई, ये कई बार इन टर्म्स को हम भूल जाते हैं, मैं कैसे बताऊँ आपको, सुनिए यहाँ कर लेते हैं, ये तो हो गया होगा आपका। देखिए भाई क्या बात है, यहाँ पे देखिए कौन से, अगर ये दोनों कांस्टेंट हो तो क्या होगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन की। हम आपको प्रोपोर्शनलिटी डील करने आनी चाहिए। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई, कंसंट्रेशन की। और हमें पता है कंसंट्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम के। और नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट हो तो कंसंट्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वॉल्यूम की। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि किसी भी चीज में जब आप कोई लॉ देखते हैं तो वहां पे खास बात क्या होती है, एक चीज दो चीज जो भी बच गई एक्स्ट्रा वो क्या मिलेगी आपको, कांस्टेंट। तब आपकी प्रोपोर्शनलिटी बाहर निकल के आती है। ठीक है, ये था भाई ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? हाँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ये आपकी क्या है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये क्या है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सपेरिमेंटल देख लेंगे, ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे। ये और ये, दिस वाज अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी मैं इनको समराइज करूंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से पहले वाला रिवाइज कर लीजिए जो आपने भी लिखा। लीजिए भाई, आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का शॉर्ट रिवीजन आपके सामने है। देखिए क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, पाई इज इक्वल टू CRT, वेयर C इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम एक्सपेरिमेंट में फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। That is experimental colligative property or observed colligative property. Next, C is concentration of solution term, that is molarity M. यहाँ पे जो C है ये molarity होती है, और molarity is equal to number of moles of solute by volume of solution in liter. Significance रखती है 1 लीटर में ये कितने नंबर ऑफ मोल्स। जब आप कंप्लीट वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो 1 लीटर का वॉल्यूम आता है, ये ध्यान रखिए। एनपी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। यहां से समझ लेंगे आप आसानी से। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। दैट Vs इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें लेंगे आप, निकालते समय लीटर में। अगर आपने लीटर में लिया तो R की वैल्यू किसमें रखेंगे, लीटर में। दैट इज R, व्हाट इज R? R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 0.0821 लीटर एरियम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इफ यू टेक वॉल्यूम इन लीटर, और देखिए लीटर में लेते हैं, तो इसका मतलब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में R की वैल्यू क्या इस्तेमाल होगी, 0.081 लीटर एरियम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और बाद में रखा है क्या, देखिए वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर अगर आपने किसमें ले लिया, एटीएम में, तो ये वैल्यू होगी यार की। प्रेशर ले लिया आपने बार में, ऑस्मोटिक प्रेशर यूनिट क्या होती है, वेट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बता देता हूं क्या, एटीएम प्रेशर यूनिट है, बार प्रेशर यूनिट है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये किस पर होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल के, पीए पास्कल यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर यूनिट। ठीक है, अगर एटीएम में प्रेशर ले रखा है तो आर की वैल्यू एटीएम में इनपुट कीजिएगा, बार में ले रखा तो बार में इनपुट कीजिएगा, कितनी भी 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ना, जूल केल्विन। यानी जब आपको पास्कल वगैरह में दे रखा हो, प्रेशर पास्कल में दे रखा हो, तो किसका क्या इस्तेमाल करेंगे, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। नाउ 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल, समझ लो 101.3 जूल, यानी कि लीटर एटीएम एनर्जी की यूनिट है एक प्रकार से। इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, वर्क डन एनर्जी की, पूछ लेते हैं ना लिए, बताइए लीटर एटीएम का डायमेंशन किसके बराबर होगा, एनर्जी के। ठीक है, ठीक है अभी टेंपरेचर ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए यहां मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया, ए एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना हुआ है,
बी एक सॉल्यूशन है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से बना हुआ है, दोनों सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अलग अलग हैं, इसके भी और इसके भी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इस सॉल्यूशन का टेंपरेचर मेरी मर्जी में कितना ले लूं, तो मान लो इसमें चाय डाल दूं मैं, इसमें डाल दूं गर्म वाटर डाल दूं, नमक डाल दो, नमक डाल के वाटर गर्म पानी, टेंपरेचर अलग हो जाएगा एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। कंसंट्रेशन आप अलग इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए इसके अंदर आपने शुगर डाल दी सोल्यूट के तौर पे, चीनी 2 मोल डाल दी इसमें, ठीक है। इस सॉल्यूशन में क्या नमक का 1 मोल डाला, सॉल्यूशन बनाना है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन बेस्ड, इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, देखिए भाई। तो ठीक है टेंपरेचर, ओके। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दिस, वी टेक टू सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन, इसके अंदर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, एंड बी सॉल्यूशन, और मैंने आपको बोल रखा है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब कंसंट्रेशन टर्म अगर डिफाइन नहीं कर रखा है किसकी है, तो आप समझेंगे क्या, सोल्यूट की। अगर मैं ये बोल दूं कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट ज्यादा है, तो वो पावर पोटेंशियल सोलवेंट का ज्यादा है उस टाइम पे। दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कॉमनली अगेन फिर से मैं आपको बार बार कह रहा हूं बात ये कि जो आपका ये सोल्यूट है इसी के बेस पे कंसंट्रेशन टर्म है, फिर भी हम सोलवेंट के बेस पे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ओके, ठीक है। अब ए की कंसंट्रेशन ज्यादा बी से, इसका मतलब ए में सोल्यूट ज्यादा किससे, बी से, इसका मतलब ए के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा किससे, बी के नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है। अगर ए के नंबर ऑफ बी के नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए ज्यादा है, ए के नंबर ऑफ मोल्स क्या है ज्यादा किससे, बी वाले सॉल्यूशन के सोल्यूट, ध्यान देखिए नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट को बताने के लिए है, यहां सोचो बी क्या हो गया, ये सोल्यूट के लिए अलग बात है, वो हमने मान लिया ए और बी, या कंफ्यूज हो रहे तो आप थोड़ा चेंज कर देते हैं भाई, ये पी हो गया और ये एम हो गया, पी एम, ठीक है। देखिए ये क्या है आपका, पी मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए आप, एम। अब बस आ तो सोलवेंट ऑफ सोल्यूट पी के ज्यादा है किससे, सोल्यूट ऑफ एम के, मैंने आपको बता दिया कंसंट्रेशन ऑफ पी की ज्यादा है किससे, सॉल्यूशन से, जो एम का सॉल्यूशन है कंसंट्रेशन ऑफ एम। नाउ सोल्यूट इन पी इज मोर देन सोल्यूट इन एम, जो सॉल्यूशन है आपका। नेक्स्ट सोलवेंट इन पी इज लेस देन सोलवेंट इन एम, ये क्या मतलब है, ये वाली कंपैरिजन इसके रिस्पेक्ट में है, सोलवेंट ऑफ एम ज्यादा है सोल्यूट ऑफ एम से, ये मतलब है कहीं इनकी कंपैरिजन, ठीक है, कर भी सकते हैं करना चाहो तो इसका सोलवेंट पी वाले से एम का क्या होगा, ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, पी वाले की, ठीक है भाई। नाउ इसका मतलब आपका जो P अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो P क्या है आपका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ज्यादा है P, ठीक है। M क्या है आपका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन क्या है, कम है, यानी कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूट की मात्रा कम है, बार बार बोल रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन टर्म सोल्यूट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा, नंबर ऑफ मोल्स बी का मतलब सोल्यूट, यानी कि अगर पी के सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है किससे, एम से, तो पी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा किससे, एम से, तो पाई ऑफ, तो ये अब मजा ज्यादा आएगा ना, ठीक है, हम चेंज करते हैं, पी ग्रेटर देन पाई ऑफ एम, भी अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए, कुछ भी दे दे, ठीक है, यूनिक थिंकिंग आनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट एट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस क्या हो जाती है, स्टॉप्स, मतलब हमें पता है अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पी का ज्यादा है किससे, एम से, बाहर वाला हाइपोटोनिक, ऑस्मोसिस कहां से कहां होगी, डायरेक्शन ऑस्मोसिस तो ये कहां से, एम टू पी। अगर आप क्या रोकना चाहते हो, ऑस्मोसिस रोकना चाहते हो, तो यहां पे आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये ऑस्मोसिस, यहाँ प्रेशर लगेगा क्या हो जाएगी, कम होएगी धीमे धीमे, जैसे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पहुंच जाएगा यहाँ पे पाई, ये पाई प्रेशर किस पे लगा रहे हैं हम, ए वाली सेल पे, मान लो अगर इस सेल नहीं तो ए वाले सॉल्यूशन यानी पी वाले सॉल्यूशन पे, ठीक है। इसीलिए पी का क्या है,
ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। अब सोचो सर पी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, सुनिए अगर आप देखिए इसका नॉर्मली प्रेशर से नेचुरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है ना ऑस्मोसिस, अपने आप ही आ रहा है, आपको प्रेशर कहां बढ़ाना पड़ा, इसमें हो गया ना ज्यादा प्रेशर, डायरेक्ट लिंकिंग कंसेप्ट समझिए बस। तो प्रेशर आपको यहां ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ क्यों, यहाँ पे आपको प्रेशर लगाना नहीं पड़ेगा, तो किसका प्रेशर ज्यादा हो गया, यहाँ आपने स्पेशली बढ़ाया, यहाँ पे नहीं बढ़ाया, तो स्पेशल प्रेशर किसका ज्यादा है, पी वाले सॉल्यूशन का, किससे, एम से। तो प्रेशर ऑफ पी इज मोर देन प्रेशर ऑफ एम। नाउ हमें क्या करना, दोनों को इक्वल करना है, तो क्या होगा, सोलवेंट यहां से कहां जाना चाहिए नेचुरली, एम से कहां जाएगा भी सोलवेंट पी में। अब देख लीजिए भाई, यहां अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पी में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगी, जब धीमे धीमे अप्रोक्स इक्वल हो जाएगी वैल्यू, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल। जब पी की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी किसके, एम के, कब पता चलेगा, जब आपकी ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। उसी टाइम का प्रेशर क्या होगा, उसी टाइम का प्रेशर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, और उस टाइम ऑस्मोसिस क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है भाई। यानी सेम टाइम दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी क्या हो चुकी है, इक्वल, यानी एट ऑस्मोसिस कंसंट्रेशन क्या हो जाती है। और ध्यान रखिए इसमें भी ये कंसंट्रेशन इक्वल तब होगी जब दोनों के टेंपरेचर इक्वल होंगे, ये बात भी खास है, सुनिए ऑस्मोसिस स्टॉप हो गई, दोनों के प्रेशर क्या हो जाएंगे, इक्वल, दोनों के प्रेशर इक्वल होंगे, इसका प्रेशर इसके इक्वल हो जाएगा, नॉट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वाली बात है ना, कंसंट्रेशन वाली बात है, टेंपरेचर पे डिपेंड करेगी। अगर दोनों के टेंपरेचर भी इक्वल होंगे ना, तो कंसंट्रेशन इक्वल होगी, समझ में आ रहा है। देखिए यानी कि P का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा किसके, M के, कब, एट ऑस्मोटिक प्रेशर, जब ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ P इंटू R, कंसंट्रेशन टेम्परेचर ऑफ P सॉल्यूशन का बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ M R कंसंट्रेशन टेम्परेचर ऑफ Tm। ABCD आप कमेंट कर जो मान लेना, कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है। तो COP कंसंट्रेशन ऑफ P इंटू में R से R क्या भी कांस्टेंट होता है, कट जाएगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ P टेम्परेचर ऑफ P बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ M टेम्परेचर ऑफ M, यानी कि आपका CT क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कहीं भी मैंने अगर आपको एक टर्म बोल दियो कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, जल्दी सीधी सी बात है, तापमान बराबर ही हो जाएगा, तो धक्के से करें हम टेम्परेचर अलग तो अलग, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल ही हो जाएगा अप्रोक्स, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर फैक्टर क्या लेते हैं, तो बाकी दोनों की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी सेम एट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, स्टॉपेज ऑफ ऑस्मोसिस। जब ऑस्मोटिक प्रेशर मार्केट में आ जाएगा तब आपकी गौर से समझिए, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मार्केट में आ गया तो आपकी ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। एक्चुअली वो डायनेमिक है, जितना वो ऑस्मोसिस डायरेक्शन में हो रही है, ऑस्मोसिस डायरेक्शन में हो रही है, ओके। यानी कि आपने तीन कंसंट्रेशन समझ लिए, ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, उससे पहले एक बात समझ लीजिए। देखिए क्या, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है पी वाला, एम वाला क्या हाइपो, तो वाटर कहां से काम करेगा, यहां से यहां, तो पी वाली अगर सेल मान लो ये सॉल्यूशन सेल का, ये सेल क्या कर जाएगी भाई, स्वेल कर जाएगी, ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी। यानी कि अगर आप एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि हाइपरटोनिक सेल का कंसंट्रेशन है ज्यादा, उसको एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में रख देंगे तो ये सारी क्या कर जाएगी, स्वेल, ठीक है। अपोजिट करते तो भाई मत, ये जो रेसिप्रोकेट करते हैं, ये वाला क्या होता, ये वाली सेल क्या होती, इसका जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन क्या होती, कम, यहाँ पे वाटर क्या होता, ज्यादा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होती, ज्यादा, तो क्या हुआ, वाटर इस वाले सॉल्यूशन से इसमें आ जाएगा, इस वाली सेल से वाटर इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है वाटर कोई बात जान देगी, तो ये वाली सेल क्या कर जाएगी उस टाइम पे, श्रिंक। कब कर जाएगी, श्रिंक, जब आप इस सेल को कहां रख देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि जब भी आप एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, बाहर हाइपरटोनिक होगा, तो ये सेल क्या करेगी, बाहर की तरफ ऑस्मोसिस करेगी, इसे क्या कहेंगे भाई, एक्सोस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहां होगी, बाहर की तरफ। जब भी मैं कहूं, मैंने एक सेल ले ली, उस सेल की कोई कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसको मैंने ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो इस सेल के अंदर ऑस्मोसिस की डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ। वाटर कहां जाएगा, अंदर से बाहर, इसे क्या कहेंगे भाई हम, एक्सोस्मोसिस।
क्या बोलेंगे, एक्सोओस्मोसिस। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने सेल को कहां लिख दिया भाई, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, दोनों तरफ हाइपो लिख दिया गया। ये आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, नॉट लिक्विड, दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब मान लो मैं एक सेल को कहां रख दूं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दूं, तो सेल के अंदर क्या पानी एंटर कर जाएगा, सेल क्या कर जाएगी, स्वेल, सिंपल सी बात। अभी सेल आपकी नए स्वेल करे और नए श्रिंक करे, यानी एक देखिए अगर सेल के अंदर जा रही है ना वाटर, ऑस्मोसिस अंदर की तरफ हो रही है, इसे कहेंगे एंडोस्मोसिस। एंड ड्यूरिंग एंडोस्मोसिस सेल क्या कर जाएगी, स्वेल। ड्यूरिंग एक्सोस्मोसिस बाहर की तरफ ऑस्मोसिस होगी तो सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक। ठीक है, इस बेस पे बता सकते हो आप राइशन ऑफ ऑस्मोसिस, यानी मैन का क्या है भाई, कंसंट्रेशन पे हाइपोटोनिक है या हाइपोटोनिक, इसी बेस पे डिग्री। तो ये था आपका क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे दे तो सीटी कांस्टेंट कर देना। ठीक है, सिंपल से न्यूमेरिकल पूछेंगे, थोड़े बहुत यूनिट कन्वर्जन के हो सकते हैं। ठीक है, हाँ एक बता देता हूं आपको, 1 atm किसके इक्वल होता है, 1.01 न्यूटन की पावर 5 पास्कल। अगली बात, यही 1 atm इक्वल होता है 760 mm ऑफ Hg की। ठीक है, और यही आपका 1 mm ऑफ Hg कह दूं इक्वल होता है 1 टॉर, यानी 1 atm 760 टॉर के इक्वल होता है, टी होगा टॉर। ठीक है, यानी कि 1 mm ऑफ Hg किसके बराबर हो जाएगा, 1 टॉर की। ठीक है, और वहीं पे हम बात करें 1 टॉर की, तो 1 टॉर करीब करीब 133 किलो पास्कल की होता है, 133 किलो पास्कल ओक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो आप, इस पास्कल को कंपेयर कर देना इससे, बस भाग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये था भाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर की थ्योरी। ठीक है, अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। देखिए आपका न्यूमेरिकल, ये है भी आपका न्यूमेरिकल। देखिए क्या करना आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर कितने टेम्परेचर पे, 273 केल्विन, ओवर 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का 5% सॉल्यूशन है। तो जो भी सबसे पहले किसी न्यूमेरिकल अप्रोच करे तो वो क्या करना है, वो कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब उसको लिख लीजिए। क्या सबसे पहले हमें ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है, पाई क्यूसेल मान। ठीक, कब टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, 273 केल्विन। ठीक है, कितने सॉल्यूशन का, 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले 5% का मतलब होता है 5/100। और ध्यान रखना भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर में जब भी आपको दे रखा हो ना, ये आपकी परसेंटेज होती है, एक प्रकार से क्या परसेंटेज है ना, कंसंट्रेशन टर्म में परसेंटेज है, जिसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, स्पेशली सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, वहां अगर आपको प्रतिशत दे रखी है, उसका मतलब आप पता है क्या समझेंगे, जब तक स्पेशली इंडिकेट नहीं कर रखा हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 5 ग्राम है, यानी कि मास बाई वॉल्यूम परसेंट समझेंगे। क्या समझेंगे भाई, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट समझिएगा उसको। अगर आपको डेंसिटी दे रखी है स्पेशली, तो डेंसिटी इसलिए दे रखी है भाई, मान लो आपको डेंसिटी दे दी, तब आप क्या समझ सकते हैं, क्या भाई, मास बाई मास परसेंटेज। क्यों, डेंसिटी से वो आपको क्या निकलवाएगा, वॉल्यूम। क्लियर है क्या। जनरली आपको अगर 5% ऑस्मोटिक प्रेशर एक टर्म के निकालना हो और आपको परसेंटेज दे रखी हो, तो नॉर्मली आप उसको मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूट कितना हो गया आपका, सोल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो पहले तो वेट दे रखा है आपने, वेट ऑफ सोल्यूट WP कितना है भाई, 5 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया हमें कितना, VS लिख लिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब और 100 ml। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा लीटर में लिखते हैं, पता है मोलैरिटी लिखते हैं, इतना रख लेंगे, 100 को 1 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 0.1 लीटर। ठीक है, अब देखिए यूरिया का मोलर मास याद आपको खुद पता, लेकिन फिर भी दे देंगे। फॉर्मूला क्या था यूरिया का, NH2CO NH2, आपको पता भी होना चाहिए भाई। मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो गया, 14 16 32 12 28 28 32 60 ग्राम पर मोल दे देंगे आपको। मोलर मास इज 60 ग्राम पर मोल।
ठीक है, ओके ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हो, इज इक्वल टू CRT। सी क्या है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इनटू में R इनटू में T। बस निकाल दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकालेंगे भाई, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। पहली वीडियो सॉल्यूशन की देख लीजिए, WB बाई में MB। WB कितना है 7, नहीं WB कितना है 5 ग्राम, MB कितना है मोलर मास सॉल्यूट का 60 ग्राम। आगे नंबर ऑफ मोल्स कितने 5/60। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में रखेंगे कितना है, निकाल लिया हमने 0.1। मोलैरिटी निकल गई आपकी यहाँ तक। उसके R की वैल्यू क्या रखें, ATM में बताएंगे हम। वॉल्यूम लीटर में निकाल दो तो क्या लीटर ATM वाली वैल्यू रखी, क्या होती है लीटर ATM वाली वैल्यू 0.0821 लीटर ATM का इनवर्स मोल इनवर्स एमएस कितना है 273 केल्विन। ठीक है, अब आप यूनिट वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल आगे बताना चाहें तो। अभी आंसर किस में आएगा आपका, ATM में आएगा। ठीक है, 1 पे 5 12 पंजे 60। ठीक है, 10 ऊपर चला गया, 12 पे काटिए 24, अप्रोक्सीमेट लगाते हैं भाई, 12 दूनी 24, 3 12 3 36 23 क्या मान लीजिए। ठीक है भाई, 23 230 हो गया, बस 230 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी गुणा करके 4 अंकों बाद दशमलव लगा देना। ठीक है, कितना आएगा 4 अंकों बाद दशमलव लगानी है, करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। अप्रोक्स आंसर कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में बताएं आंसर क्या होगा। बस इसको भाग करके आंसर निकाला, उत्तर किस में आएगा भाई, ATM में। ये मैं बता देता हूँ वो कैसे, ये बात बता देता हूँ आपको। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ओके चलिए भाई, मैं सिखाऊं क्या कैलकुलेट करना, बोलो करना क्या है, मल्टीप्लाई तो करनी है, 4 अंकों का दशमलव लगाए, 23 एकम 23 23 एकम 23 23 दूनी 46 तो 2 48 4 और 23 अट्ठा 8 दिए 24 2 8 दूनी 16 और 2 18। ओके 18 4 22 जा रहा है भाई, 24 के आसपास आ जाएगा। कर लीजिए केवल 4 अंकों बाद दशमलव लगाएंगे, 1 0 है ही। यानी इस वैल्यू में अप्रोक्सीमेट कितना पहुंच रहा है आपका 22 के आसपास। ठीक है, यहाँ 23 ले लिया, बस इसी के आसपास मान लीजिए अप्रोक्स 22 20 के आसपास रहेगा। ठीक है, कमेंट में बताइए। अब आपको यूनिट कर देता हूँ कैसे ATM है। मोलैरिटी यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर। ठीक है, R की यूनिट क्या है, लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इनटू में टेंपरेचर यूनिट केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, क्या हो गया आपका ATM। तो आ जाएगा ATM में। क्या भाई, ये था आपका पहला क्वेश्चन जिसके अंदर आपने आई थिंक बहुत सारी बातें सीख ली हैं। अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, ये आपका सेकंड स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है जिसकी एप्लीकेशन भी है, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। मेडिकल फील्ड में बहुत रिक्वायरमेंट है इस बात की। देखिए भी क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 8.21 ATM। क्या बात है, पता चल गया ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर। टेम्परेचर दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, जो पहले पता चलते जाए वो लिखते जाएंगे। पाई इज इक्वल टू ब्लड का कितना है 8.21 ATM में दे रखा है, समझ गया मैं यहीं से। और पाई की बात आ गई तो मुझे पता है पाई किसके बराबर होता है, CRT। ठीक है, C किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू में R इनटू में T क्या दे रखा है, टेंपरेचर दे रखा है कितना, और केल्विन में लेंगे कितना 37 डिग्री सेल्सियस। बताइए कितने केल्विन की इक्वल होता है, 273 ऐड कर दीजिए 37 में, 7 करते 80 और 30 200 310 केल्विन। टेम्परेचर R क्या है, यूनिवर्सल गैस पर पता होना चाहिए। ATM में दे रखा है 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये पता चल गई मुझे बात। ठीक है, ओके, यानी कि मुझे इसमें ये पता है, ये पता है, ये पता, तो एक ही चीज बच गई, C कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या पूछा है, हाउ मच ग्लूकोज, कितनी ग्लूकोज वुड बी यूज्ड,
ठीक है। फॉर एन इंजेक्शन, इंजेक्शन में कितने ग्लूकोज गया, ठीक, दैट इज आइसोटोनिक विद ब्लड, जो आइसोटोनिक ब्लड यानी कि जो भी आप ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है, उसका जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा भाई, इक्वल होगा किसके, ब्लड के। मतलब जो इंजेक्शन में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ले, यानी इंजेक्शन में जो सॉल्यूशन है, अब इसके अंदर जो ग्लूकोज के इंजेक्शन के अंदर कंसंट्रेशन होगी वो सेम है किसके साथ, आइसोटोनिक विद ब्लड। यानी कि अगर इसका मतलब क्या दे रखा आपको भाई, आइसोटोनिक सॉल्यूशन गिवन है, क्या गिवन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इंजेक्शन के अंदर वही ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब यही ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, ग्लूकोज का, ठीक है। दूसरी बात भाई, अगर हम दे रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे तो ग्लूकोज का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी पता चल गया, सेम हो गया ना। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या ऐसे निकाल सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज, पता चल गया। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है, कितना है, 8.21। तो यही बात किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू R इनटू में T, T गिवन है, R गिवन है, तो क्या आ जाएगी, मोलैरिटी ऑफ द ग्लूकोज, निकाल लो। मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर हो जाएगी, बताइए भाई, 8.21 बाई में, आसान हो जाएगा भाई, क्या 0.0821 रिलेटिव प्लेन ऑफ मोलिनस, टेंपरेचर कितना है 310 केल्विन, ठीक है। मोलैरिटी आ जाएगी ग्लूकोज की 0.821 दिख रहा है ना 821, कितने जीरो लग, कितने जीरो शिफ्ट करें, अगर मैं इसकी 2 शिफ्ट कर देता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर कितना चला जाएगा 100, क्लियर है क्या, 100 से गुणा करते हैं 100 से डिवाइड, 100 से नीचे गुणा किया 100 से ऊपर तो ऊपर किया, 2 जीरो शिफ्ट हो गए, ये कैंसिल हो गया, इससे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो मोलैरिटी कितनी है ग्लूकोज की, 10/31 मोल पर लीटर, बस। अब पूछा गया है हाउ मच ग्लूकोज, कितनी ग्लूकोज यूज करेंगे, यानी ग्लूकोज की मोलैरिटी पता चलेगी आपको, ये है। इसका मतलब 1 लीटर में कितने मोल है, 10 की पावर 10/10/31 मोल। 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए ग्लूकोज के, खत्म, 10/31 मोल, बस। तो मैं तुम्हें बताया नंबर ऑफ मोल्स किसका होता है, वेट बाई में मोलर मास, तो वेट ही बताना आपको ग्लूकोज, इसका मतलब अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कितने इस्तेमाल करेंगे, क्या बताना आपको, WB, पहले लिख दीजिएगा भाई, ये सोल्यूट पहले लिखनी चाहिए थी ये बात, WB आपको बता दीजिए। मोलर मास कितना होता है इसका, ग्लूकोज का मोलर मास फॉर्मूला C/O6, मोलर मास 180, मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 से, क्या करना है 10 into में 180, ये 180 हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में बाई में 31, आसानी से निकाल सकते हो। 30 मान लो, 3 6 18 6 पे गया, अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई 60, सॉरी रेट कितना यूज किया हुआ आपने 60 ग्राम, तो अप्रोक्स कितने यूज करेंगे आप 60 ग्राम, ठीक है भाई। ये था आपका सेकेंड न्यूमेरिकल। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल से पहले एक बात भाई नोट कर लीजिए, क्या कि जो आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है कैसे इसके कंसंट्रेशन को रिलेट करेंगे इसके साथ, ठीक है। यहाँ मोलैरिटी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये मोलर मास कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है, ऐसी बात नहीं। मान लो अगर आपको क्या देते हैं भाई, ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, इसके साथ क्या क्या निकाल सकते हो आप, W बाई में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इनमें से अगर कोई भी वैल्यू दे दे तो क्या आप ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ क्या क्या निकाल सकते हो, देख लीजिए, वेट निकाल सकते हो, मोलर मास भी निकाल सकते हो। जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रोटीन्स जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स, इनके मोलर मास को कैलकुलेट करने में सबसे बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर। आप बैटर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में किस तरीके से आप प्रोटीन्स का क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास, दैट बेस्ट मेथड कौन सा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, अदरवाइज सबसे निकाल सकते हैं, ऐसी बात, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए भाई थर्ड आप बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसके कंसेप्ट को समझिए क्या कह रहा है। 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन सुक्रोज, देखिए जिस बात का पता चलता जाए तुरंत लिख दीजिए, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का कितना दे दिया भाई 1 लीटर, ठीक है। आंसर कर रहे हैं हम सॉल्यूशन किस क्वेश्चन का, वेट यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा आपको, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1015 ग्राम, दो बात पता चला है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ओहो ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा CRT, कितना दे रखा है भाई
4.82 एटीएम में, ठीक है समझ गया मैं। आर की वैल्यू पता चल गई मुझे, क्या 0.0821 इस्तेमाल करने वाला हूं मैं, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स के यू। अच्छा ये दे दिया, अच्छा टी और दे दे तो मजा आ जाए। टी दे रखा है, ओ ये रहा 293 केल्विन टी, गिवन है। टेम्परेचर कितना भाई 293 केल्विन। मतलब और कुछ हम बाकी बात बाद में देखेंगे। सर क्या निकालेंगे, पहले सी निकाल दो, सी निकाल दो, सी निकाल दो, सी कंडेंसेशन आ जाएगी किसकी, सुक्रोज की, मतलब मोलैरिटी आ जाएगी ना आपकी, ठीक है। सी की वैल्यू आ गई क्या, पाई कितना है 4.82, पाई भाग में आर भाग में टी, ऐसे जाएगा। कर दो, आर की वैल्यू कितनी है 0.0821, टी कितना है 293, करना भी डिवाइड। सर आप करके बताओ कैसे निकालोगे आप इसको, कैसे सोचोगे, कैसे हम सोचें, ठीक है भाई पहले हम ही सोच लेते हैं। ये देखो 8 यहाँ पे 48, 8 6 के 48, 6 के आसपास जाने के चांस लग रहे हैं क्या, बिल्कुल। पहले तो 1 दशमलव तक ले आओ इसको, 1 दशमलव तक लेके आएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 दशमलव तक ले आए 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें कितना हो गया 482, 482 को 8.21 से भाग करना है, ठीक है। अगली बात 293 इसके पास ही दे रखा है, ठीक है। तो पहले 293 मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई 821 से, फिर भाग इसको कर दीजिए किससे 482, उसको भाग कर देना। 8 से करीब मल्टीप्लाई करेंगे आप 300 ही है ये, तो 8 3 24, 24 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 दूनी 48 48, यानी अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो किसके आसपास पूछेगा, 8 से इसको मल्टीप्लाई 300 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई अप्रोक्सीमेट 8 3 24, तो कितना आ जाएगा भाई 24 के आसपास आ जाएगा। 24 अभी 300 है यहाँ पे, 300 2 जीरो 2 जीरो लगाएंगे यहाँ पे, 24 दूनी 48 काटेंगे कितना आ गया अप्रोक्स 0.2 के आसपास आ गया। थोड़ी कैलकुलेट करना, 300 अप्रोक्सीमेट, मैंने बहुत सारे नंबर निकाल रखे हैं ना, कैलकुलेट करके देखा है कि इसकी गुणा अप्रोक्सीमेट 200 करते हैं 24.17 के आसपास आती है समथिंग, 24 पूरे 0.08 को करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 24 और 48 0.48 के आसपास पहुंच जाएगी, 0.2 के आसपास। तो क्या की मोलैरिटी आपकी 0.2 मोल पर लीटर, ठीक है। यानी कि सुक्रोज का वेट कितना आ गया 0.2 मोल से निकलेगा, वो निकाल दो। सुक्रोज का वेट कितना आएगा WB बाई में क्या W MB, MB कितना होता है सुक्रोज के लिए 342 ग्राम, कैसे मैं तैयार कर रखा है आपको, डोंट वरी देगा क्वेश्चन में 342 ग्राम होता है। C12H22O11 प्रैक्टिस कर लीजिए निकाल के, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, मल्टीप्लाई बाय दीस नंबर्स आ जाएगा। कीजिए मल्टीप्लाई भाई, अप्रोक्सीमेट कितना हो गया टक टक कीजिए। वेट ऑफ बी कितना आ गया अप्रोक्सीमेट 34, 2 दूनी 4, 2 चुके 8, 2 3 6, 68.4 ग्राम आ गया। ऐसा क्यों किया सर, आगे पढ़ोगे क्वेश्चन क्या, यहाँ तक ये बातें तो हम निकाल नहीं करना जैसे निकाल सकते हैं बिल्कुल। अगली बात हमें क्या चाहिए, मोलैलिटी चाहिए। मोलैलिटी के लिए आपने क्या निकाला वेट ऑफ सोल्यूट, क्यों भाई इसलिए देखिए इन्होंने क्या दे रखा है वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, और मोलैलिटी में क्या चाहिए हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। कैसे निकालोगे, सोल्यूट का कितना वेट हो गया 68.4 ग्राम, 68.4 ग्राम हटा दो 6, 14 में से 8 6, टिक 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 14 में से 8 6, 10 में से 6 4, 10 में से 9 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स आपको बताइए मोलैलिटी किसके बराबर होती है, देखिए दोनों चीजें इस्तेमाल हो जाएंगी। खास बात क्या थी मोलैलिटी, मोलैलिटी खास बात क्या थी इस क्वेश्चन की कि आप कैसे मोलैलिटी से मोलैलिटी निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए मोलैलिटी निकालने के लिए, जो आप कहां से गेन करेंगे, अगर आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है उससे, और वेट ऑफ सॉल्यूशन से वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे पता करेंगे, अगर आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल जाए। वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट A प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट B कह सकते हो, है ना। इस सॉल्यूशन में हम B यूज कर रहे हैं किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, A किसके इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है आ गया। तो मोलैलिटी देखिए किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके 0.2, पहले जितना देखें वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 946.6,
आंसर निकाल दीजिए, किसमें आ जाएगा, मोल पर केजी। कमेंट कीजिएगा। अप्रोक्सीमेट बहुत कम आ रहा है भाई ये तो, यानी कि अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा, ये 200, 10 की 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको -4। अब निकाल दीजिए, 28 से भाग करेंगे, 2 2 2 18, 2 पॉइंट समथिंग 1 2 कुछ इंटू 10 की पावर -4 मोलल आ जाएगी। क्या, मोल है अप्रोक्सीमेशन। आप एक्यूरेट आंसर निकाल के कमेंट कीजिएगा, ठीक है भाई। अब सुनिए, इसी वीडियो में हम फर्दर एक रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए, इस न्यूमेरिकल को कीजिए, कॉपी में उतार लीजिए। फर्दर देखिए भाई, अब हम एक और घटना पढ़ेंगे जिसका क्या नाम है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्या मतलब सर, सुनिए भाई। तो मैंने एक सेल ली, या मैंने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले ली, एसपीएम ले ली मैंने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया NaCl विद वाटर डाल दिया, ठीक है, ओके। और इसके बाहर मैंने एक अनदर सॉल्यूशन ले लिया, या आप कह सकते हैं आपने फिर से क्या ले लिया, विद वाटर ले लिया वाटर, या आपकी मर्जी, आप बिना पी, कोई दिक्कत, हटा दीजिए, समझने के लिए देख लीजिएगा क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, वाटर है, मैंने वाटर ले रखा है। बताइए ये सॉल्यूशन, अब तो आप समझ गए इसी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर क्या है इसकी कंपैरिजन में कम, यहाँ वाटर क्या है, ज्यादा। तो आपका क्या होगा, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये आपकी क्या है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। तो आपकी ऑस्मोसिस होगी कहाँ, ये मैंने बोल दिया बी है, और ये क्या बोल दिया ए, B2E, ठीक है। आप फर्दर क्या चाहते हो, रोकना किसको, ऑस्मोसिस को। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रेशर, क्या कहेंगे इस प्रेशर को, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। लगा दिया मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले सर बिल्कुल सॉल्व कर दी थी, ठीक है। ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ऑस्मोसिस स्टॉप हो गई, ठीक है भाई। अब मेरी बात है, बोले सर क्या, मैं क्या चाहता हूं, इस वाले वाटर को बाहर निकालना चाहता हूं, बाहर निकल जाए बस। क्यों चाहते हो वैसा, ताकि ये NaCl मिल जाए मुझे, ओके। तो क्या करना पड़ेगा आपको, बोला इस ऑस्मोसिस को रोका आपने, पानी बहुत सारा आ गया, और पानी आ गया, क्या करें, ये प्रेशर को और बढ़ा देंगे। अब क्या होगा, इस पाइप ऑस्मोटिक प्रेशर पे तो भी जितना वाटर इस तरफ जा रहा था इतना वाटर इस तरफ आ रहा है। अगर आपने प्रेशर इससे बढ़ा दिया तो क्या होगा, अब यहां से वाटर जाना बाहर क्या कर देगा शुरू, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा दिए। अब क्या, ऑस्मोसिस नेचुरली कहां से कहां हो रही थी, B2A, ड्यू टू आपने जो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, इस ऑस्मोटिक प्रेशर से प्रेशर क्या लगा दिया, ज्यादा। अब ऑस्मोसिस किस तरफ होने लगी आपकी, अपोजिट डायरेक्शन, फ्रॉम A to B। दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लोग क्या जा रहे हैं, सोलवेंट। अब धीमे धीमे पहले जितना वाटर आया था, अब क्या इतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल दिया कि सारा सारा पानी बाहर निकल गया। अब क्या हो गया, NaCl क्या है, नमक, ठीक है। सुनिए भाई कहां पे, तो जो आपका सी वाटर होता है ना, हम सी वाटर को ऐसे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में डाल लेते हैं, ठीक। अब बाहर पहले पानी हम नहीं रखते, क्यों पानी और ले, तो सीधा ही ये SPM में डाल लिया हमने, यहां हमने क्या लगा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या हुआ, सोलवेंट, यहां पे बिल्कुल भी सोलवेंट नहीं है, ठीक है। क्या होता है, ये वाला सोलवेंट, थोड़ा बहुत सोलवेंट तो आ जाता है बाहर, तो क्या करना पड़ता है हमें, अब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लोग सोलवेंट, ठीक है, ज्यादा से कम बाहर निकल जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो उस पानी को क्या करेगी, रख के रखेगी अपने अंदर, ठीक है। अब भी अगर आप इसमें ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो क्या होगा, ये ऑस्मोसिस कहां, यहां से वाटर क्या आ जाएगा, बाहर हो जाएगा, वाटर क्या निकल जाएगा बाहर, क्यों भाई, ड्यू टू दिस प्रेशर। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा होगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस तो कम कहते हैं, जब ऑस्मोसिस तो होने दीजिए, ठीक है। आप इस जो एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है ये ना आ पाए, इसलिए पहले से समझ गए क्यों मैं एक्स्ट्रा वाटर निकाल के ज्यादा प्रेशर लगाना पड़े, हमें बाहर वाला सॉल्यूशन हटा ही दो। अब क्या करते हैं, ये जो आपका NaCl वाला वाटर है, सी वाटर ले रखा है हमने,
इसके अंदर से हम क्या बाहर निकाल देते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या बाहर जाएगा भाई, वाटर प्रेशर लगा के इस वाटर को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं और क्या गेन कर लेते हैं, NaCl। इसे कहते हैं क्या भाई, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। और इस जो वाटर बाहर निकला वो प्योर वाटर, जो भी वाटर जैसा भी वाटर है उसमें नमक नहीं है, वो आप पीने के इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे प्योरीफायर है, यूज हो जाएगा भी। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डिसैलिनेशन वाटर। अब ये जो प्रोसेस, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं, अब ये जो प्रोसेस हो रही है इसे क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेचुरली जो ऑस्मोसिस हो रही है, अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऑस्मोसिस होने लग जाए, दैट इज नोन एज व्हाट, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका इस्तेमाल करते हैं डिसैलिनेशन ऑफ वाटर में, ठीक है। समुद्र से जो नमक गेन करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। और वैसे तो भाई सूर्य की लाइट पड़ती है तो वाटर आपका क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, NaCl वैसे मिल जाता है, ऑलवेज आ गया, ठीक है। अब देखिए भाई, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी कर लिया है। इससे पहले सॉल्यूशन में हम 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ये हमारी 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। होप सो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो अब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल विद वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड हाउ टू अप्रोच टुवर्ड्स न्यूमेरिकल आप लर्न कर चुके होंगे, ठीक है। सो भाई, अब आपको अगर ये वीडियो काफी नॉलेज वाली लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाइए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए।